तो आइए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। और आज की क्लास में बेटे मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये वाला टॉपिक आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के सिलेबस का ये सबसे बढ़िया टॉपिक इनकम टैक्स के लिए माना जाता है। रीजन क्या है कि एक बिजनेसमैन को अपनी इनकम का कंप्यूटेशन, या तो एक प्रोफेशनल पर्सन को अगर अपनी इनकम का कंप्यूटेशन करना हो, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से होने वाली इनकम और प्रोफेशनल पर्सन को अपने प्रोफेशन से होने वाली इनकम का अगर करना हो कंप्यूटेशन, तो उस कंप्यूटेशन करने का फंडा क्या रहेगा, किस तरह से कंप्यूटेशन करेंगे, वो सारी बातें आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने वाला हूं। तो बहुत ही इंजॉय लेकर के आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपका पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं। क्योंकि इसमें एक्चुअल में इम्प्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स आएगा कि इनकम टैक्स के लोग लूप होल्स कैसे यूज करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर प्रोविजन कैसे बनाएगा। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख करके आज के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए ना, आज का जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि आप सब बच्चे मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दो वर्ड बेटा मैंने यहां यूज किए हैं। एक वर्ड मैंने यूज किया है बिजनेस, और एक वर्ड मैंने यूज किया है प्रोफेशन। तो अगर हम लोग बात करें आज की क्लास में, ये जो टॉपिक है कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि भैया बिजनेस को और प्रोफेशन को सेम हेड में क्यों रखा गया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बेटे इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स हैं। इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स हैं। उन 5 हेड्स में सबसे पहला हेड जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था, उसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरीज। जहां एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट करके, जॉब करके, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अगर इनकम अर्न करेगा, तो उसे अपन इनकम फ्रॉम सैलरीज की डेफिनेशन में कवर्ड करते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर अगर रेंटल इनकम कमाएगा, तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम लोग कवर्ड करेंगे। नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करने वाला हूं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी करके या प्रोफेशनल एक्टिविटी करके अगर इनकम अर्न करेगा, तो उसे हम लोग पीजीबीपी हेड में कवर करेंगे। शॉर्ट में इस हेड का नाम पीजीबीपी है। एक बात सबसे पहले समझिए कि बेटे अगर तो आप बिजनेसमैन है, और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको अपनी पर्टिकुलर ईयर की इनकम बतानी है, तो आप बताइए इनकम कितनी है। तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ईयर में जो रेवेन्यू आपकी जेब में जनरेट हुआ और पर्टिकुलर ईयर में जो एक्सपेंस आपने किए, अगर उनको कंपेयर कर दें, तो हम लोग अपनी बिजनेस इनकम जो है कंप्यूट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप प्रोफेशनल हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया आप एक प्रोफेशनल हैं, और अगर प्रोफेशनल पर्सन को अगर अपनी इनकम कैलकुलेट करनी हो, तो प्रोफेशनल पर्सन भी अपनी इनकम को कैसे कैलकुलेट करेगा। तो प्रोफेशनल पर्सन भी एक तरफ अपनी रिसिप्ट्स को रखेगा, एक तरफ अपनी पेमेंट्स को रखेगा, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इनकम को कंप्यूट करके दे देगा कि भाई इतनी हमारी प्रोफेशनल इनकम जो है वो निकल कर आई। तो भैया अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, दोनों ही पर्सन अपनी इनकम को अगर करेंगे कंप्यूट, तो दोनों की इनकम को कंप्यूट करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। दोनों की इनकम को कंप्यूट करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग जो है दोनों पर्सन की इनकम को एक ही हेड में रखने वाले हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं,
तो भी आपके ऊपर वही प्रोविजन, वही सेक्शन लगेंगे ऑलमोस्ट केस में जो प्रोफेशनल के ऊपर भी लगने वाले हैं। तो दोनों ही पर्सन, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे प्रोफेशनल हो, दोनों को अपनी इनकम को कंप्यूट करने के लिए सेम हेड में रखना पड़ेगा, और सेम हेड में दोनों की कंप्यूटेशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं। आप सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? सही है। तो अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि मैं किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करता हूं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं सेक्शंस को रखने वाला हूं। और जैसा कि आप सब बच्चे देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में मैंने आपको रखा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हमने रखा सेक्शंस 28 से लेकर सेक्शन 44D तक। सेक्शन 28 इसका चार्जिंग सेक्शन रहेगा, और 44D तक जाकर के एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी हेड को जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और उस हेड में जो सबसे पहला सेक्शन होता है, किसी भी हेड का सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो बेटे हमारे लिए चार्जिंग सेक्शन होगा। जैसे कि यहां मैंने सेक्शन 28 में लिखा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चार्जेबिलिटी, और साथ ही साथ लिखा मैंने स्कोप ऑफ इनकम अंडर दिस हेड। यानी किसी भी हेड का पहला जो सेक्शन होगा वो आपको ये बताएगा कि कोई भी इनकम अगर इस हेड में टैक्सेबल होनी है तो उस हेड में इनकम के टैक्सेबल होने के पीछे क्या फंडा है, वो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 28 से लेकर, जैसा आप स्क्रॉल में कर रहा हूं, सेक्शन 44 तक, ये सारी बातें हमारे पास चलनी है। और मैं एक एक करके यहां से अगर आपको सिस्टमेटिक स्टडी से स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको मैं बता दूं, हर एक पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी जितनी भी बेसिक बातें हैं पहले मैं वो क्लियर करूंगा, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन को एप्लीकेबल करके हर एक इनकम को टैक्सेबल करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बिजनेस की, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोफेशन की, और सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे वोकेशन की। तीन डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, और इन तीन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप मेरे को ये बताओ जरा कि आप सब लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही क्लियर आ रहा है? एक बार फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई कर दो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। बताइए जरा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन और डेफिनेशन ऑफ वोकेशन, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। बताइए जरा। चलो फिर बढ़िया, आप सब लोगों के रिप्लाई जो है मेरे पास आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर बेटे सबसे पहले हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की, कि बिजनेस का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में कवर किया गया। इसमें लिखा गया कि बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, बिजनेस में हम किसी भी ट्रेड को इंक्लूड करेंगे, किसी भी कॉमर्स या किसी भी मैन्युफैक्चर या एडवेंचर और एनी अदर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरर। यानी कि अगर हम लोग बात करें बिजनेस के डेफिनेशन की, तो भैया बिजनेस में ट्रेड इंक्लूड होगा, बिजनेस में कॉमर्स इंक्लूड होगा, बिजनेस में मैन्युफैक्चरर इंक्लूड होगा, और बिजनेस में किसी भी तरह का कोई एडवेंचर या किसी भी कंसर्न जो भी ट्रेड, मैन्युफैक्चरर या कॉमर्स से रिलेट करता हो, उसे हम लोग बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, बेटे ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें आप बनी बनाई गुड्स को परचेज करते हैं और मार्केट में जाकर उनको सेल कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। यानी अगर तो आप करते हो किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग बिजनेस। नंबर 2, अगर आप करते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, दैट मींस आप रॉ मटेरियल पहले बनाते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर आप उसको सेल करते हैं, तो उसे हम लोग नाम देंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और एक होता है एडवेंचर, किसी भी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई एडवेंचर या रिस्क इन्वॉल्व किया गया हो, उसे हम लोग जो है
बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करने वाले हैं। तो भाई किसी भी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर आप करेंगे, नंबर 2 प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है बेटे कि जिसमें आप किसी भी तरह का प्रोफेशन करें। प्रोफेशन का मतलब होता है आप अपनी स्किल्स और अपनी डिग्री के बिहाफ पर, मैंने बोला प्रोफेशन का मतलब होगा स्किल्स या तो डिग्री के बिहाफ पर। देखिए, प्रोफेशन इज एन आइडिया ऑफ ऑक्यूपेशन is requiring purely intellectual skills or manual skills on the basis of spatial learning. This could having education in a particular system, either in a college or university or institute. For example, अगर हम बात करें सीए, लॉयर, डॉक्टर, ये सब जो है प्रोफेशन की डेफिनेशन को कवर करेंगे। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे जिसके अंदर डिग्री और स्किल्स दोनों का यूज होगा, उसे हम प्रोफेशन की डेफिनेशन में कवर करेंगे। एक बार फिर से मैं प्रोफेशन की डेफिनेशन बताता हूं। प्रोफेशन का मतलब यह होता है बेटे, जहां एक पर्सन अपनी स्किल्स और अपनी डिग्री को यूज करके अगर इनकम कमाए, उसे हम प्रोफेशन की डेफिनेशन में कवर्ड करने वाले हैं। प्रोफेशन का मतलब यह हो गया कि जिसमें आप अपनी डिग्री और जिसमें आप अपनी स्किल्स दोनों को यूज करते हैं, तो उसे हम लोग प्रोफेशनल इनकम की डेफिनेशन में कवर्ड करेंगे। और नंबर 3 होता है बेटे वोकेशन। वोकेशन जो वर्ड आता है, वोकेशन रेफर टू एनी एक्टिविटी और विच अ पर्सन स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द टाइम इन ऑर्डर टू अर्न एनी डिप्लोमा। मतलब वोकेशन जो होता है बेटे, बेसिकली उसमें आपकी मेनली तो काम करती है स्किल्स, किसी तरह की डिग्री उसके अंदर काम नहीं करती है। लाइक कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, ये सब वो लोग हैं जो अपना वोकेशन यूज करते हैं। वोकेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप अपना स्किल जर्नली यूज करके और अगर इनकम अर्न करते हैं, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे वोकेशन का। तो 3 तरह की एक्टिविटी हमारे पास होती है, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और तीसरा होता है बेटे पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा होगा वोकेशन। वोकेशन जो वर्ड है बेसिकली अगर मैं बात करूं वो प्रोफेशन से ही निकला है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड जो होता है उसमें स्किल्स और डिग्री दोनों काम करती हैं, और जो वोकेशन वर्ड है उसमें जनरली डिग्री काम नहीं करती है। वोकेशन के अंदर जनरली आपकी स्किल्स जो है वो काम करती है। तो मैंने लिखा ऑल 3 टाइप ऑफ द एक्टिविटी। ये देखिएगा, हमने लिखा ऑल 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी आर टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि ये सारी की सारी एक्टिविटी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसी हेड में रिलेट करने वाली हैं। तो भैया चाहे आप, मैं फिर बता दूं, चाहे आप इनकम अर्न करते हैं बिजनेस से, चाहे आप इनकम अर्न करते हैं वोकेशन से, चाहे आप इनकम अर्न करते हैं प्रोफेशन से, तो तीनों से आने वाली इनकम को अपन पीजीबीपी हेड का पार्ट मान करके चलने वाले हैं। एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको यह बता दी। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मैं आपको यह बताऊं कि भैया इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, मतलब पीजीबीपी हेड अगर आपको पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले से पता होनी जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले आपको पता होनी जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय द एसएससी। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि टैक्स इज चार्जेबल फ्रॉम द पर्सन हु कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि पीजीबीपी हेड में इनकम
उस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी जिसके नाम से बिजनेस को ऑपरेट किया गया था। यानी कि जिसके नाम से हमने बिजनेस को ऑपरेट किया, वो इनकम पीजीबीपी हेड का पार्ट उसी पर्सन के लिए मानी जाएगी। ये वाली बात सबसे पहले हमें समझ के चलनी है। नंबर 2, टैक्स इज चार्जेबल ऑन द एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। यानी कि टैक्स जो है एग्रीगेट इनकम पर चार्जेबल होगा, ऑल बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी। इस लाइन का मतलब यह होगा कि कई बार ऐसा रहता है कि एक पर्सन एक से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक पर्सन एक से ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो भैया अगर मान लीजिए एक पर्सन के मान लीजिए 4, 5, 10, 20 बिजनेस हैं, तो हर एक बिजनेस से आने वाली इनकम का टैक्स अलग अलग कैलकुलेट नहीं होना है। हर एक बिजनेस से आने वाली इनकम का टैक्स अलग अलग कैलकुलेट नहीं होना है, बल्कि क्या होगा, सभी बिजनेस से आने वाली एग्रीगेट इनकम पर कंपोजिटली टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ डिफरेंट बिजनेस और प्रोफेशन carried on by the SSC are not separately, but tax is chargeable under the one head of the aggregate income from all business carried on by the SSC। यानी कि जितने भी बिजनेस आप कैरी करते हो, सबसे आने वाली इनकम पर कंपोजिटली टैक्स जो है वो चार्ज किया जाने वाला है। यानी कि अगर कोई पर्सन एक हेड या मान ली एक बिजनेस या 2 बिजनेस या 3 बिजनेस कर रहा है, तो सभी बिजनेस से आने वाली इनकम को कंपोजिट बेसिस पर टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का इंडिविजुअल टैक्स निकाला जाए। सभी बिजनेस से आने वाली इनकम पर कंपोजिट बेसिस पर टैक्स एप्लीकेबल किया जाना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस आर केप्ट सेपरेट। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि भैया अगर कोई बिजनेस जो आप सेपरेट, देखो स्पेकुलेशन बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं। देखो सबसे पहली बात क्या होती है बेटे कि एक पर्सन के पास ऑर्डिनरी बिजनेस है, एक बिजनेस के पर्सन के पास स्पेकुलेशन बिजनेस है, एक पर्सन के पास इलीगल बिजनेस है। यानी कि बिजनेस के भी हमारे पास कुछ टाइप हो गए। ऑर्डिनरी बिजनेस एक टाइप हो गया, स्पेकुलेशन बिजनेस एक टाइप हो गया, इलीगल बिजनेस एक टाइप हो गया। अगर मैं अभी जैसे जैसे चैप्टर खोलूंगा तो मैं तीनों टाइप के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और होने वाले लॉस के बारे में डिस्कस करूंगा, और आपस में उनके सेट ऑफ करने का क्या प्रोविजन है वो मैं यहां भी बताऊंगा। और वो ऑलरेडी मैं सेट ऑफ वाला टॉपिक आपको पहले पढ़ा चुका हूं, उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि सेट ऑफ करने का प्रोविजन क्या होता है। यानी कि मैंने आपको यह बता रखा है कि ऑर्डिनरी बिजनेस अगर आपका कोई भी हो तो ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस ऑर्डिनरी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। यह मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस ऑर्डिनरी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। यह मैंने आपको बताया था। तो ये देखिएगा अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, एक बच्चा बोलता है कि सर स्पेकुलेशन बिजनेस किसको बोल रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब होता है जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसे हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस का नाम देंगे। जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसे अपन स्पेकुलेशन बिजनेस का नाम देंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस आर केप्ट सेपरेट बिकॉज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली द इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, बाकी सभी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा
अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन, भाई अगर आपका कोई इलीगल बिजनेस या प्रोफेशन है, ये देखिएगा, टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम ऑफ एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशन वेदर लीगल और इलीगल। पहली बात तो ये समझो, अगर आप किसी भी तरह का ऐसा बिजनेस करते हैं जो चाहे तो लीगल है चाहे तो इलीगल है, टैक्स तो सब पर लगेगा, लेकिन expense incurred to earn income from illegal business are to be allowed as a deduction out of the income earned from the illegal business। यानी कि अगर मैं बोलूं, अगर कोई पर्सन इलीगल बिजनेस करता है तो इलीगल बिजनेस से आने वाली इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहली बात, इलीगल बिजनेस में होने वाला लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, लेकिन इलीगल बिजनेस से अगर इनकम अर्न करते टाइम कोई हुए हैं एक्सपेंस, वो अलाउड होंगे। यानी कि इलीगल बिजनेस में इनकम अर्न करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस हुए थे वो अलाउड होंगे, लेकिन इलीगल बिजनेस करने के दौरान अगर कोई भी, मैं ये कह दूं, अगर इलीगल बिजनेस करने के दौरान अगर कोई भी इनकम आपको आई है वो टैक्सेबल होगी, लॉस सेट ऑफ नहीं होंगे और एक्सपेंस अलाउड करने की परमिशन जो है वो दी गई है। अगर कोई जेन्युइन एक्सपेंस जो इलीगल बिजनेस को करने के लिए किया गया था, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलाउड किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि वो एक्सपेंस आपका अलाउड होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां मेरे पास, पॉइंट नंबर 5 है आपके नोट्स का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं। क्या? सम प्रीवियसली अलाउड एज आ डिडक्शन, सम प्रीवियसली अलाउड एज आ डिडक्शन आर टैक्सेबल इफ रिकवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सम प्रीवियसली अलाउड एज अ डिडक्शन आर टैक्सेबल, अगर कोई अमाउंट जो पहले टैक्सेबल हुआ था, पहले डिडक्शन में अलाउड हुआ था और आज अगर वो रिकवर हो गया तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यहां देखिएगा, इफ एनी एसएससी रिसीव एनी सम इन कनेक्शन विद द बिजनेस which is expressly allowed as a deduction in the previous year, then the sum received is taxable under the head profit and gain from business or profession। मैं आपको एक बड़ी सिंपल साधारण सी एक बात बताता हूं बेटे, जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो पी एंड एल अकाउंट बनाते टाइम आप क्या करते हैं, कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस अगर आपको हुआ तो आप उसको पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस या एज अ लॉस अलाउड करवाते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, मैं अपनी नोटबुक पर लिख रहा हूं, पहले मैं एक बार हेड का नाम लिख दूं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 44 टू 28 टू सेक्शन 44 डी। आप मेरी बात को समझिए बेटे, अगर एक बिजनेसमैन को अपनी इनकम का कंप्यूटेशन करना हो तो एक बिजनेसमैन अपनी इनकम का कंप्यूटेशन करने के लिए पी एंड एल अकाउंट बनाएगा। क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंस, इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस करके आप अपना नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट में सारी इनकम को अपन रखेंगे जैसा मैंने बताया, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस को अपन रखेंगे जैसा मैंने बताया, और फिर अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक बात है। अब इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम मान लेते हैं आपके पी एंड एल में बेड डेब्ट्स हो गए। बेड डेब्ट्स क्या है? बेड डेब्ट्स वो अमाउंट है जो एज अ लॉस हुआ, भी आपने किसी कस्टमर को स्टॉक उधार में दिया और वो कस्टमर ने पैसे देने से कर दिया मना, तो भैया उसे अपन क्या नाम दे देंगे? बेड डेब्ट्स।
उसे अपन क्या नाम दे देंगे, बैड डेब्ट्स। अब जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया पी एंड एल में, इन फ्यूचर हो सकता है उससे बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो जाए। जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया, हो सकता है फ्यूचर में उससे बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो जाए, पॉसिबल है। अब अगर जो अमाउंट बैड डेब्ट हो गया, अगर फ्यूचर में उसकी रिकवरी हो गई, तो भैया उसे अपन क्या मानेंगे, इनकम। अगर जो अमाउंट आज हमारा लॉस है और फ्यूचर में अगर उसकी रिकवरी आ जाए, उसे अपन क्या नाम दे देंगे, इनकम। अब जो अमाउंट आज लॉस है, फ्यूचर में इनकम है, तो अपन उसको क्या मान लेंगे भाई, इनकम मान करके टैक्सेबल करेंगे। तो जिस ईयर में हमारे बैड डेब्ट्स की रिकवरी आएगी, उस ईयर का जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा, तो पी एंड एल अकाउंट में अपन लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर। फ्यूचर में जब हमें रिकवरी आएगी, तब उसे अपन क्या नाम दे देंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर। अब बैड डेब्ट्स रिकवर के नाम पर जो अमाउंट रिसीव हुआ वो इनकम है, और वो आपके नेट प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड करके मान लिया जाएगा। यानी कि जो अमाउंट एज अ बैड डेब्ट्स पहले अलाउड हुआ, अगर फ्यूचर में उसकी रिकवरी आ जाए, तो फ्यूचर में रिकवरी आने पर बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट होगा उसे अपन टैक्सेबल करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है कि जो अमाउंट एज अ बैड डेब्ट्स पहले अलाउड हुआ था, इन फ्यूचर अगर वो रिकवर हो गया, तो उसे इनकम मान करके टैक्सेबल किया जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट, ये पॉइंट आगे जाके आपको बहुत बढ़िया से डीम्ड इनकम का सेक्शन बनाएगा। यहां मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, डीम्ड इनकम, और इस पॉइंट को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा सेक्शन 41 में, जहां मैं डीम्ड इनकम कैलकुलेट करवाना स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा मेरे पास एक पॉइंट आएगा धर्मादा। धर्मादा होता है दान। धर्मादा कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स इज नॉट अ ट्रेडिंग रिसिप्ट एंड हेयर इज नॉट लाइबल टू टैक्स। यानी कि अगर कोई धर्मादा या दान आप कलेक्ट करते हो, तो वो जो धर्मादा कलेक्टेड है वो कस्टमर से जो मिला उसे अपन ट्रेडिंग रिसिप्ट नहीं मानेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं बेटे, कई बार ऐसा होता है कि कई बिजनेस में आप क्या देखते हो कि मान लो किसी आप शॉप पर गए, आपने वहां से शॉपिंग किया, आप कैश काउंटर पर जाकर जब पेमेंट कर रहे हो, तो पता चला कि वहां एक दान पात्र टाइप रखा हुआ है जिसमें आप 10 20 50 रुपए डोनेट भी कर देते हो। अब वो बिजनेसमैन के काउंटर पर जो वो दान पात्र टाइप रखा हुआ है, उसमें कस्टमर 10 20 50 रुपए ला करके डोनेट कर देते हैं, और वो इकट्ठा होते 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 कुछ हजारों रुपए भी इकट्ठे हो सकते हैं। अब जरा सोचो, वो पैसा जब बिजनेसमैन ने कलेक्ट किया, वो ऑन द बिहाफ ऑफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कलेक्ट किया, वो इनकम बिजनेसमैन की इनकम नहीं है, वो रिसिप्ट जो है वो बिजनेसमैन की रिसिप्ट नहीं है, तो उसे बिजनेसमैन के लिए इनकम मान करके अपन टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं। तो मैं जो चीज कहने वाला हूं, अगर किसी बिजनेसमैन को धर्मादा कलेक्ट होगा, दान कलेक्ट होगा, तो उसे अपन बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, वो बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा द अंडरराइटिंग कमीशन earned by the SSC as business income, whereas the underwriter himself reduce the cost of share and not taxable। बेटे यहां एक पॉइंट है अंडरराइटिंग कमीशन का, बहुत ही गजब पॉइंट है ये अगर समझेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं बेटे। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए अंडरराइटिंग करने का काम करते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर्स या तो डिबेंचर्स को सेल करने का काम करते हैं, जिनके बदले में अंडरराइटर्स को मिलता है कमीशन। लेकिन अंडरराइटर ब्रोकर से अलग होता है, वो इस वजह से कि अंडरराइटर जो है वो गारंटी देता है किसको, कंपनी को, कि भाई अगर कल को हम आपके शेयर्स या डिबेंचर सेल नहीं कर पाए, तो हम खुद ही आपके शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज कर लेंगे,
ऐसा अंडरराइटर्स ने कमिटमेंट आपको कर दिया। तो मैं जो बात कहने वाला हूं वो ये कि अंडरराइटिंग कमीशन जब अंडरराइटर्स को मिलेगा, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स को बेचने का जिम्मा जो है अंडरराइटर्स ने लिया और इसमें से 90,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक ने परचेज कर लिए फॉर एग्जांपल, और 10,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को खुद परचेज करने पड़े। 10,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को खुद परचेज करने पड़े। तो भाई जो पब्लिक ने जो शेयर परचेज किए उस पर आने वाला जो कमीशन होगा, जो पब्लिक ने परचेज किए उस पर आने वाला जो कमीशन होगा, उस कमीशन को अपन ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, ट्रीटेड एज प्रोफेशनल इनकम, आप यूं कह लो, अपन ट्रीट करेंगे और टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी हेड में। उस कमीशन को अपन ट्रीट करेंगे पीजीबीपी हेड में। और जो 10,000 शेयर्स अंडरराइटर ने हिमसेल्फ परचेज किए उन पर जो कमीशन आएगा वो दिस कमीशन reduce the cost of share oblique debenture purchase by underwriter itself, by underwriter itself. This is not treated as, this is not treated as professional income. This is not treated as प्रोफेशनल इनकम। इसे अपन प्रोफेशनल इनकम का नाम नहीं देने वाले हैं। यानी अंडरराइटर खुद जो शेयर खरीदेगा, डिबेंचर खरीदेगा, उस पर जो कमीशन मिलेगा उसे अपन बिजनेस इनकम का नाम नहीं देंगे, वो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस होगा। और जो शेयर या डिबेंचर पब्लिक ने परचेज किए उस पर जो कमीशन हमें मिलेगा उसे अपन क्या ट्रीट कर लेंगे, प्रोफेशनल इनकम, और इसे अपन टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी हेड में। ऐसा मैंने आपको बताया। अंडरराइटिंग कमीशन अगर अंडरराइटर को मिलता है, अंडरराइटर को जो कमीशन मिलेगा, इस कमीशन को अपन क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। अंडरराइटर को जो कमीशन मिलेगा खुद के परचेज्ड शेयर पर, उसे अपन इनकम ट्रीट ना करके उसे अपन कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे, हमने जो शेयर या डिबेंचर परचेज किए हैं उसमें से। और जो डिबेंचर या शेयर पब्लिक ने परचेज किए थे उन पर आने वाला कमीशन अपन ट्रीट कर लेंगे पीजीबीपी हेड की इनकम। इस तरह से हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन का जो ये पॉइंट है इसको अपन ट्रीट जो है वो करने वाले। तो बेटे मैंने आपको कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट बताए कि भाई कोई भी इनकम पीजीबीपी हेड में इनकम कब टैक्सेबल होनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इनकम अर्न इन कैश और इन काइंड। देखिए अगर आपको अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कोई भी इनकम मिलती है, चाहे वो इन कैश मिले चाहे तो वो इन काइंड मिले, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी। यहां मैंने लिखा द इनकम दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड may be realized by the SSC in cash or in kind. In cases where the profit is realized in any other form than cash, the market value of commodity received as income should be taken the quantum of income chargeable to tax. Even in the case where an SSC is in receipt the money from his client or any other person who are under no obligation to make such payment, the SSC would be chargeable to tax if these money were received by him in ordinary course of business or profession. That means मैं आपको सिंपल सिंपल एक बात बता दूं
कि भैया अगर एक बिजनेसमैन आप हैं और आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं और आपका ये मानना है कि वो इनकम या तो बिजनेस से अर्न की गई या तो प्रोफेशन से अर्न की गई, तो उसे अपन पीजीबीपी हेड की इनकम ट्रीट करेंगे। ये बात आप मान करके चलने वाली है। और बेटे इन सारी बेसिक बातों को ध्यान में रखने के बाद अब अपन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग सेक्शन, जो कि है सेक्शन 28। चार्जिंग सेक्शन जो कि है सेक्शन 28, इसके दो पार्ट हम लोग बनाएंगे। जनरल प्रोविजन सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 और स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 28 सबसेक्शन 2, ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो किस तरह से इस इनकम को टैक्सेबल करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट सारी बातें अपन डिस्कस जो है वो एक एक करके करने वाले। तो आज की क्लास फर्स्ट क्लास रही है, मैंने कुछ जनरल बातें आपके साथ की हैं, इतना पढ़ के आइए। अगली क्लास हम लोग इससे बढ़िया लेवल पर और फर्दर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे शानदार तरीके से सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पीजीबीपी हेड जो है बेटे बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही दिल से मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।